पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम क्या क्या आपको बताएंगे। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। जैसे सामान्यतः दो प्रकार की गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ठीक है। दूसरा हम ये देखेंगे, जब पृथ्वी गति करती है सूर्य के चारों ओर, मीन्स परिक्रमण गति, तब उसकी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहां से तीन कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। सामान्यतः टेक्निकल भाषा में कहें तो उन्हें लाइन ऑफ एपिसाइड पहला कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम दो टर्म समझेंगे, उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। ठीक है। दूसरा हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनिक्स, जिससे हम जानेंगे कि वसंत विषुव क्या होता है, और हम समझेंगे शरद विषुव क्या होता है, मींस स्प्रिंग इकोनिक्स और ऑटोमन इकोनिक्स क्या होते हैं, ये बताएंगे। और तीसरा हम बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिस्टिक, मींस आयनात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रीष्म आयनात क्या होता है और शरद आयनात क्या होता है। ठीक है। तो इतनी चीजें हम यहां पर आपको स्पष्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले हम एक टर्म समझाना चाहते हैं कि गति क्या होता है। गति, इंग्लिश में इस शब्द को हम कहते हैं मोशन। गति हमेशा किसी भी वस्तु के सापेक्ष होती है। सापेक्ष मींस इसे हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव थोड़ा समझें क्या होता है। जैसे एक वस्तु जब स्थिर होगी और उस दूसरी वस्तु जब उससे दूर शिफ्ट होगी, तो हम कहेंगे कि ये किसी दूसरी वस्तु की तुलना में गतिमान है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम ट्रेन पर सवार होते हैं, तब हमें व्यक्ति जो ट्रेन पर सवार होता है उसे आसपास की अपनी वस्तुएं घूमती हुई नजर आती हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह होती है कि वो वस्तुएं स्थिर होती हैं और ट्रेन गतिमान होती है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सापेक्ष। तो यहां पर जो हम सीखने जा रहे हैं वो पृथ्वी की गतियां सीखने जा रहे हैं। तो गति शब्द हमने आपको डिफाइन किया। अब हम समझाते हैं कि पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है। इससे पहले हम ये बता दें आपको कि हमें क्यों आभास नहीं होता है कि पृथ्वी गतिमान है। उसका उत्तर ये होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी अपनी दोनों गतियां निरंतर करती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण, अभी हम बताएंगे घूर्णन क्या है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा सा ये है कि पृथ्वी की दोनों गतियां घूर्णन और परिक्रमण में निरंतरता बरकरार है, इसलिए पृथ्वी की गति का हमें आभास नहीं होता है। जैसे अगर दोनों वस्तुएं स्थिर होंगी तो उस पर स्थिर वस्तु को दूसरी स्थिर वस्तु का आभास नहीं होगा, या दोनों वस्तुएं गतिमान होंगी तो उस पर दूसरी गतिमान वस्तु का आभास नहीं होगा, क्योंकि विरामावस्था का नियम यह कहता है, जड़त्व का नियम यह कहता है कि वस्तु पर जब तक बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह साइंस का नियम है। तो इसी वजह से हमें पृथ्वी की गतियों का आभास नहीं होता है। ठीक है। अब हम समझाते हैं कि पृथ्वी की गति कौन सी कैसे होती है। पहले हम समझते हैं घूर्णन गति किसे कहते हैं। पहले दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहली जो गति है उसका नाम है घूर्णन गति, इसे हम कहते हैं रोटेशन। और दूसरी जो गति है उसे हम कहते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है जैसे ये अर्थ है और इसका ये एक्सेस है। पहले हम आपको बता दें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एक्सेस कैसे तय होता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट कर रही है, ठीक, या घूम रही है। उसी के आधार पर दो संदर्भ बिंदु निकाले गए हैं और उन संदर्भ बिंदुओं को जब हमने जिस रेखा से मिला दिया उस रेखा को ही हमने क्या कहा है, अक्ष। दो रेफरेंस पॉइंट हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि यह देखा गया कि पृथ्वी यहां इसके चारों ओर और इसके चारों ओर घूमने की कोशिश कर रही है, और उसी लाइन को जो हमने मिला दिया है उसी को हमने क्या कहा है, एक्सेस कहा, अक्ष। तो यह देखा गया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जब घूमती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन। जैसे हम कहें कि लट्टू जो होता है वो अपने एक्सेस पर घूमता है, या पंखा जो होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है। मींस अगर कोई वस्तु स्थिर और अपने ही चारों ओर घूम जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। पृथ्वी भी इस तरीके से घूर्णन गति करती है। ठीक यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत ज्यादा डिमांड होगी, बहुत लोगों को पता होगा कि घूर्णन गति क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉपिक तो पूरा समझाना पड़ेगा। नहीं, ये
एक्सप्रेशन से बताइए, क्योंकि हमें सही जा रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ी टफ जा रही है। क्योंकि इतना कोई बताता भी तो नहीं है, ये भी तो देखो। लैंग्वेज धीरे धीरे आएगी लोकल। तो हम अभी रिकॉर्ड करें इसे। ठीक। तो घूर्णन गति हम किसे कहते हैं? तो हम घूर्णन गति को अगर एक लाइन में कहना चाहें, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना। परितः मीन्स होता है चारों ओर। जो पृथ्वी अपने ही अक्ष के जब चारों ओर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति या रोटेशन। पेपर में इसमें पूछा जाता है कि कितना समय लग जाता है, तो हम कहते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट का वक्त लगता है। तो घूर्णन में पूछा जाता है घूर्णन गति कितनी होती है, तो घूर्णन गति सामान्यतः 1670 किलोमीटर पर सेकंड की गति से होता है। मीन्स हम बताना यह चाहते हैं पृथ्वी कितनी तीव्र गति से घूम रही है, 1670 किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में? एक चीज हम और यहां पर कॉन्सेप्चुअल समझाना चाहते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये जो घूर्णन गति है वो मैंने यहां पर एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये जो गति मैंने बताई है ये विषुवत रेखा की बताई है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर, पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे इस गति में कमी आएगी। जैसे 66.5 डिग्री अक्षांश पर हम बताएं तो 1275 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। और यहां ध्रुवों पर इसकी गति शून्य हो जाती। मीन्स हम कहना यह चाहते हैं कि पृथ्वी, इसमें बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। घूर्णन गति जो है सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होती है और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आती है। बात समझ रहे? तो ये चीजें, तो यहां हमने क्या बताया, घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः या चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन गति में कितना समय लग रहा है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड या 46 सेकंड का लग रहा है। तो सामान्यतः ये टाइम ऑथेंटिक माना जाता है। तो गति के स्पीड क्या हमने बताई? 1670, ठीक। और हमने क्या बताया कि विषुवत रेखा पर यह है गति, इसकी घूर्णन गति। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाएंगे वैसे वैसे इस गति में क्या आता? कमी आती। और ध्रुवों पर यह गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती। तो घूर्णन गति समझ में आ रही है आपको? तो घूर्णन गति में हमने क्या क्या आपको समझा दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना चारों ओर, और इसका कितना टाइम पीरियड है, कितनी गति है। मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया कि विषुवत रेखा पर यह गति होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे कमी, और ध्रुवों पर गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती। इसे एक कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है कि पृथ्वी विषुवत रेखा पर इसका विस्तार ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर इसकी घूर्णन गति क्या है? बहुत ज्यादा है। ये चीजें, फिर एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाएगा कि यहां कोरिलेसिस बल उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? कोरिलेसिस बल। तो अब हम समझाते हैं कि घूर्णन गति के प्रभाव क्या क्या हैं, जो जहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रभाव बहुत ज्यादा पूछा गया है कि दिन रात किसकी वजह से होता है? तो दिन रात किस गति की वजह से होता है? घूर्णन गति की वजह से। दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए कि हवाएं किसकी वजह से चलती हैं, तो हवाओं की उत्पत्ति भी किससे है? तीसरा, हमसे पूछा जाए जलधाराएं जो चलती हैं समुद्रों में महासागरी, वो भी किसकी वजह से? चौथा, हमसे पूछा जाए कोरिलेसिस बल, कोरिलेसिस बल, ये किसकी वजह से? जो कहा जाता है कि हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है, ऐसा बल जो क्या करेगा? हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेसिस बल। वो भी किसकी वजह से उत्पन्न होता है? घूर्णन गति की वजह से। अगर हमसे पूछा जाए कि अगला क्या होता है, तो ज्वार भाटा जो आते हैं, टाइड आते हैं, वो भी दैनिक ज्वार किसकी वजह से आते हैं? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के इतने प्रभाव हैं। घूर्णन गति क्या है? अपने अक्ष के परितः घूमना। घूर्णन गति के प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या दिन रात उसकी वजह से होता है, हवाएं उसकी वजह से चलती हैं, जलधाराएं उसकी वजह से चलती हैं, कोरिलेसिस बल उसकी वजह से उत्पन्न होता है, और ज्वार भाटा जो होते हैं वो भी किसकी वजह से? घूर्णन की गति के वजह, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के उत्पन्न होते हैं। मींस इतने प्रभाव हैं किसके? पृथ्वी की घूर्णन गति के। और यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चंस पूछे हैं, ये पॉइंट जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पीछे कहें कि घूर्णन गति क्या होती है अपने अच्छे, वो वनडे एग्जाम में पूछा गया, उसका टाइम पीरियड पूछा गया है 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड लगभग विप्रोक्स टाइम इतना होता है, जिसमें पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा कर देती है अपने अक्ष के परितः। तो ये हमने किसके बारे में आपको बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है। तो ऐसे समझ, जैसे ये अर्थ है, मैंने बताया ये अपने एक्सेस है, जब एक्सेस पर घूमती है तो ऐसे ऐसे चारों ओर एक मार्ग पर भी ये घूमती है। तो ये इसका बोला जाता है कक्षीय तल। कक्षीय तल,
ठीक, जैसे अगर हम सपोज करो इस अर्थ को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दें और इस तरीके से यहां रख दें ऐसे, तो ये जो इस पथ पर जैसे जब घूमेगी ये जो गति होगी, जैसे यहां पर अगर हम सन बना दें तो ये कहलाएगी इसका क्या, परिक्रमण गति। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई पूछे कि परिक्रमण गति क्या होती, तो एक लाइन में आप क्या डेफिनेशन बताएंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षीय तल में घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी कितनी गति से घूमता है, तो इसकी गति अगर पूछी जाए कोई कह दे तो वैसे 1,07,000 किलोमीटर पर आवर से होता है। इसी को लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो मीन हम कहते हैं कि पृथ्वी कितनी तीव्र गति से परिक्रमण कर रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अगर पूछा जाए कि इसका टाइम कितना है, परिक्रमण काल कितना है हमारा, तो परिक्रमण काल जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट के लगभग होता है। तो मीन्स ये है कि परिक्रमण काल कितना है, 365, लगभग हम कह रहे हैं कि 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो इतने दिन में परिक्रमण कर लेती है पृथ्वी। अब हमसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसके प्रभाव से बनते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखें, पृथ्वी में भी सूर्य के निकट जब होगी तो पृथ्वी तीव्र गति से गतिमान होती है, और सूर्य से जब दूर होती है तो पृथ्वी का जो परिक्रमण वेग होता है वो कम हो जाता है। कैसे, ये किसने सिद्ध किया, तो ये केपलर ने सिद्ध किया, केपलर के द्वितीय नियम से, जिसे हम क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। क्षेत्रीय चाल नियत रहती है उसके बेसिस पर। तो ये मत समझिएगा कि घूर्णन भी पृथ्वी में हर जगह समान नहीं होता, परिक्रमण भी सूर्य से दूरी की स्थिति पर निर्भर करता है। निकट है तो तीव्र गति से गतिमान होगा, परिक्रमण गति तेज होगी, और पास होगा तो मतलब पास होगा तो तेज, निकट पास बात है कि, और दूर होगा तो क्या होगा, धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझनी है यहां से। अब हम इसके बताते इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, परिक्रमण गति के प्रभाव। पहला प्रभाव होता है इसका दिन रात का छोटा बड़ा होना। जैसे दिन रात होता तो घूर्णन गति के कारण है, लेकिन दिन रात की जो अवधि कम या ज्यादा होती है वो किसकी वजह से होती है, परिक्रमण गति के कारण। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें जितने, तो हमें यहां से समझना है कि एक विषुव की स्थिति बनेगी, ऋतु परिवर्तन। दूसरा मेन है ऋतु परिवर्तन पूछे या मौसम परिवर्तन पूछे, ये किसकी वजह से होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक, तो तीसरे की हम बात करें, विषुव किसके कारण होगा, परिक्रमण के कारण। चौथा अगर हम बात करें, अपसौर और उपसौर की स्थिति किसके कारण बनेगी, परिक्रमण गति के कारण। ठीक, पांचवा अगर हम कहें कि जो सूर्य की किरणें हैं या प्रकाश जो मिले, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण जो होगा वो भी किसकी वजह से होगा, परिक्रमण गति के कारण। तो ये 5 मेजर रीजंस हैं जो किसके प्रभाव हैं, रेवोल्यूशन के हैं, या हम कहें पृथ्वी की परिक्रमण गति के हैं। दिन और रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होना, विषुव की स्थिति अभी हम समझाएंगे क्या होती, उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या होती, कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, ये सब किसके प्रभाव हैं, परिक्रमण गति के प्रभाव हैं। तो हमने यहां तक अभी आपको ये स्पष्ट किया कि पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति क्या है, अपने अक्ष के परिता घूमना। परिक्रमण गति क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, परिक्रमण गति कहलाता है। दोनों के प्रभाव क्या है वो हमने बताया। एक बहुत कंफ्यूजिंग प्रभाव जो होता है, जनरली दिन रात होता घूर्णन गति के कारण है, लेकिन दिन रात की अवधि में जो अंतर है वो परिक्रमण गति का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने स्पष्ट। अब हम बताने जा रहे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो उससे 3 लाइंस बनकर निकल कर आती हैं। वो 3 लाइंस के कॉन्सेप्ट क्या है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाइन ऑफ एपिसाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमें अगर ये समझना है लाइन ऑफ एपिसाइड, ठीक, हम संक्षेप में अगर बताएं कि लाइन ऑफ एपिसाइड क्या होता है। पृथ्वी की सूर्य से 2 स्थितियां बनती हैं।
एक स्थिति ऐसी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, ठीक है, और दूसरी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ होती है। जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ एपिसाइड। बात क्लियर? ठीक। तो जैसे हम कहें ये सन है और ये पृथ्वी का जो है वो एक ऑर्बिट है जिसमें पृथ्वी मूव करेगी, ठीक है। ये बिंदु जो है, ये हमने बिंदु माना है, यहां पर अर्थ स्थित है, ठीक है, और फिर यहां पर अर्थ है, ये बिंदु है। अगर हम देखें तो ये निकटतम बिंदु है पृथ्वी का, निकटतम स्थिति हम मान लें, और ये जो है वो दूरस्थ स्थिति है, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एपिसाइड। ये बात क्लियर? इससे दो स्थितियां बनकर आती हैं। जब निकटतम होता है तब हम उसे कहते हैं उपसौर, उपसौर, ठीक है, और जब दूरस्थ होता है तब उस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर, एपहेलियन बोलते हैं, और इसे हमेशा हम बोलते हैं पेरीहेलियन। मैं कुछ डेटा भी आपको बताना चाहता हूं, ठीक। ये जो दूरी निकटतम होती है तो बोलते हैं 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है, और यहां पर जो दूरी डिस्टेंस है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। बात समझ में? तो कहने का मीन्स है कि पृथ्वी सूर्य से जब सर्वाधिक निकटतम होती है तब वो कितनी दूरी पर होती है? 14.71 करोड़ किलोमीटर, और उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित होती है तब वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और उस स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर। तो ध्यान से समझे, यहां पर ये अपसौर और उपसौर की स्थिति, यानी इन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी लाइन ऑफ एपिसाइड कहलाती है, ठीक। अब एक चीज और समझने वाली है, यहां पर पूछा जाता है ये स्थिति कब बनती है? तो निकटतम स्थिति जो बनती है वो 3 जनवरी को बनती है। लेकिन आप सोचिए, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम है और फिर भी यहां गर्मी दिखाई देती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस दौरान सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। बस समझ? तो इस दौरान सूर्य कहां स्थित होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और यह स्थिति जो बनती है वो कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है, ठीक है। तो हमने क्या आपको क्या क्या स्पष्ट कर दिया कि अपसौर क्या है? पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर, ठीक। और वो स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। कितनी दूर पर स्थित होती? 15.21 करोड़ किलोमीटर की। और फिर मैंने क्या समझाया कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम स्थित होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और वो डिस्टेंस क्या होती है? 14.71 करोड़ किलोमीटर। ये स्थिति कब बनती है? प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती। मैंने एक चीज और स्पष्ट की, निकट होने के बावजूद भी यहां गर्मी क्यों नहीं होती? क्योंकि इस दौरान सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। बात क्लियर? तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि लाइन ऑफ एपिसोड से 2 चीजें निकल कर आती हैं, एक अपसौर और दूसरा क्या निकल कर आता है? उपसौर। अब अगला कॉन्सेप्ट हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिस्टिक क्या होता है, ठीक है। देखिए, सोलिस्टिक शब्द का एक, पहले तो ये समझ लें कि सोलिस्टिक शब्द है क्या। सोलिस्टिक एक लैटिन भाषा का शब्द है, और सोलिस्टिक्स, ठीक, जिसका अर्थ होता है आयनात। हिंदी में उसे हम कहते हैं आयनात। और जब हम शब्दार्थ करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इसका मीन निकल कर आता है कि सर्वाधिक अंतर। तो हिंदी में तो हम इसे आयनात कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आयनात। और इसका अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक अंतर, सर्वाधिक अंतर। आयनात 2 तरीके का होता है, ठीक। एक हम कहें तो ग्रीष्म आयनात होता है, और एक जो होता है वो शीत आयनात होता है। अब ये स्थिति कब बनती है ये हमें समझना। सामान्यतः हमसे तिथि पूछी जाती है, 21 जून को स्थिति बनती है, और ये जो बनती है वो 22 दिसंबर को बनती है। ये कब बन जाती है? 22 दिसंबर को। समझना है क्या होता है। जैसे अर्थ जो है, जब
अगर हम ये देखें उसमें 3 मेजर लाइंस होती हैं, एक इक्वेटर, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मीन्स ये कर्क रेखा है और ये विषुवत रेखा है और ये होती है मकर रेखा। 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो ध्यान से समझिए, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्या होगा? सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी जो होगी वो रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं ग्रीष्म अयनात, या इंग्लिश में हम कहें समर सोलिस्टिक। इसी को हम क्या कहते थे? समर सोलिस्टिक। मीन्स ये आप समझ रहे हैं कि कर्क उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात कब होता है? 21 जून को। ये बात क्लियर सभी को? ठीक। अब 22 दिसंबर को अगर हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, या हम उत्तरी गोलार्ध के बेसिस पर कहें तो सबसे छोटी रात, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। तो इसे हम कहते हैं शीत अयनात, ठीक है। इस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि क्रिसमस जो डे है, दिवस है, ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में मनाया जाएगा? तो आप समझिए, इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, हम आगे स्थितियां समझाएंगे, तो उसकी वजह से वहां ग्रीष्म ऋतु होती है। और क्रिसमस डे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे तो हम कब मनाएंगे? ग्रीष्म ऋतु में मनाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते जैसे फ्रांस में कब मनाएंगे, किस ऋतु में मनाएंगे? तो फ्रांस में अगर हम देखें तो फ्रांस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बात समझ? तो उसमें हम कहां मनाएंगे? शीत ऋतु में मनाएंगे। भारत में किस ऋतु में मनाते हैं? शीत ऋतु में मनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी वो लोग पूछते हैं। तो अगर हमें सूर्य की स्थिति पता हो तो हम ये बता सकते हैं। तो हमने केवल एक टर्म समझा है सोलिस्टिक। सोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? अयनात, और उसका मीन होता है सर्वाधिक अंतर। और ये दो तरीके का होता है, एक ग्रीष्म अयनात समर सोलिस्टिक, शीत को हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक की स्थिति 22 दिसंबर को और ग्रीष्म या समर सोलिस्टिक की स्थिति कब बनती है? 21 जून को। इसका मीन सर्वाधिक अंतर होता है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक। तो यहां पर हम यहां क्या कहेंगे? सबसे बड़ी रात और यहां पर सबसे छोटा दिन। हमने ये किसकी स्थिति बताई? उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में। ये हमने किस के परिप्रेक्ष्य में लिखा है? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 21 जून को इसके अपोजिट हो जाएगा, वहां सबसे बड़ी रात हो जाएगी और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे उसी में शीत अयनात के लिए, तब इस स्थिति में हमें क्या मिल जाएगा वहां पर? हाँ, सबसे बड़ा वहां क्या होगा? दिन होगा और सबसे बड़ी मतलब छोटी रात हो जाएगी, ठीक। तो ये बात हमें समझना है। हमने जो ये यहां पर लिखा है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा? उत्तरी। इसके अपोजिट बिल्कुल किस में हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिस्टिक क्या है, या हम कहें कि अयनात क्या होता है। अगला जो हम लैटिन भाषा का ही शब्द एक समझाने जा रहे हैं जिसे हम इकोनिक्स कहते हैं। इकोनिक्स, इसे आप ध्यान से समझें। इकोनिक्स यहां से समझें। इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब होता है बराबर। इसे हिंदी में हम लोग यहां पर कहते हैं विषुव। ये भी दो तरीके का होता है, दो टाइप का विषुव होता है। अब यहां से समझ, एक बसंत विषुव होता है और एक होता है शरद विषुव। अभी हम फिगर से समझाएंगे। बसंत को हम स्प्रिंग इकोनिक्स बोलते हैं और इसे हम ऑटमन इकोनिक्स बोलते हैं। यह स्थिति हमेशा 23 मार्च को बनती है, ठीक। और ये 21 मार्च है यहां पर, और यह स्थिति हमेशा 23 सितंबर को बनती है। देखिए क्या होता है। पहली बात तो इक्वल मैंने बोला है तो क्या है इसका क्रक्स ये है, इकोनिक्स की स्थिति में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। पूरी पृथ्वी पर क्या होगी? दिन और रात की अवधि बराबर होगी। यानी ये दो तिथियां ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनिक्स। लेकिन आप समझें, इस दिन से जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण का मीन्स ये है कि सूर्य जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, और 23 सितंबर जो तिथि है उस दिन के बाद हम देखेंगे सूर्य कैसा होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। बात समझ रहे? तो ये इस
सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति को भी बताता है और साथ में ये बताता है कि किस गोलार्ध में सूर्य कब से कब तक रहेगा। जैसे ये माना जाता है कि 21 मार्च से और थोड़ा डाउट शायद 23 मार्च यहां पर है और यहां 21 जून तक जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होता है और 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक क्या होता है, दक्षिणायन होता है। ये माना 3 महीने ऐसे चलता है और 3 महीने से, इसके चक्कर में 3 महीने लौट कर भी आता है। तो 6 माह का यहां दिन कब से शुरू होगा, यहां से अगर हम देखें तो 23 मार्च से लेकर हम कितने 23 सितंबर तक 6 माह का दिन कब होगा, उत्तरी गोलार्ध में। और 6 माह का यहां पर दिन कब से कब तक होगा हम देखेंगे तो किससे 23 सितंबर से शुरू होगा, इधर ही 23 मार्च तक होगा। ठीक, तो ये बातें भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध पर 6 माह का दिन किस अवधि से किस अवधि में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम कब से शुरू होता है 23 मार्च और कब तक होगा यहाँ पर 23 सितंबर तक, क्योंकि 23 सितंबर तक रहता तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरायण की स्थिति इन 3 महीने की ही मानी जाती है, 3 महीने की ही। ठीक है, तो ये बातें समझेंगे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो इकोनिक्स का मीन मैंने क्या बताया, इक्वल या बराबर, उसको हिंदी में हम विषुव कहते हैं। बसंत विषुव और शरद विषुव 2 होते हैं। 23 सितंबर को एक होता है और एक कब होता है 21 मार्च या 23 मार्च है इसमें डेट। तो यहाँ पर बसंत, इस स्थिति में कंफ्यूजन आपको नहीं ऐसा होगा क्योंकि बहुत मैटर नहीं करेगी, इतना क्लोज ऑप्शंस नहीं देते। तो बसंत और स्प्रिंग हमने बता दिया आपको, और उत्तरायण की स्थिति बताई हमने और दक्षिणायन की। ध्रुव 6 महीने का दिन उत्तरी ध्रुव पर कब होगा और 6 महीने का दक्षिणी ध्रुव पर दिन कब होगा, ये स्थिति भी हमने आपको समझी।